सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी एग्ज़ाम को देखते हुए, यानी कि एग्ज़ाम डेट जल्दी, आपको पता है कि जैसे कि एनटीपीसी की आपकी एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है। 5 जून से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, 5 जून से, ठीक है। और ग्रुप डी का इसके बाद जस्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है, और एएलपी का भी आपका यहाँ पे अभी फॉर्म फिल हुए हैं, और इसका भी एग्ज़ाम 2-4 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पेपरों में, एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि जो साइंस होता है उसका बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो जैसे कि आपका यहाँ पे है साइंस का है, जैसे एनटीपीसी की बात करते हैं अपन। एनटीपीसी में अगर बात करते हैं तो साइंस के जो CBT 1 होता है, तो उसमें जो आपका सिंगल पेपर होता है, ठीक है, जो CBT 1 होता है उसमें आपका लगभग 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके मैथ, सॉरी, साइंस में से आपके हो जाते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। और ग्रुप डी में अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ग्रुप डी में आपका 25 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, ठीक है, ये आता ही है अलग से सेक्शन। और एएलपी में आपके 20, ठीक है। CBT 1 की बात करें तो 75 में से ये आपके 20 नंबर का, और ग्रुप डी में 100 में से 25 नंबर का, यानी कि अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर साइंस का होता है। तो इसीलिए हम दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। इसमें दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट 1 है, मतलब इसमें जितने भी प्रैक्टिस कराएंगे उसमें हम सभी में 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं हर सेट में। और इसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं कि आगे जो भी पैटर्न है 2024 के अनुसार या फिर 2022 के अनुसार ग्रुप डी के पेपर को देखते हुए वैसे पेपर हम बना के लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। और ये आपका एनसीईआरटी बेस हम सोल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जितने भी ये एग्ज़ाम है रेलवे के, वो सारा का सारा क्या फॉलो करता है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, ठीक है। 9th और 10th की ज़्यादातर फॉलो करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे क्या लिखा, अल्ट्रासाउंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला यहाँ पे जो कथन बोला गया है कि गुर्दे में बनने वाली छोटी पथरियाँ, यानी कि जो आपके किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, को बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या आपका पहला कथन सही है, बिल्कुल 100% ये करेक्ट है। क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होता है, देखो साउंड कितने प्रकार की होती है, 2-3 प्रकार की होती है, एक इंफ्रासोनिक और सबसोनिक और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उसका उपयोग दोस्तों जो किडनी में जो पथरियाँ होती हैं, यानी कि जो किडनी स्टोन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है इकोकार्डियोग्राफी तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हार्ट की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, विभिन्न हिस्सों में परिवर्तित करके, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं उसको क्या करते हैं कि हृदय के जो है विभिन्न हिस्सों में परिवर्तित करा के हृदय की छवि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यही इकोग्राफी कहलाती है, इकोकार्डियोग्राफी। आप ध्यान देना कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके जो हृदय होता है उसके विभिन्न हिस्सों को परावर्तित करते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव, तो वो क्या करता है, हृदय की छवि बना देता है। तो ये भी आपका 100% करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड होती हैं उनके बारे में बता दें, इंफ्रासाउंड और ऑडिबल साउंड, या और एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसका जो वेवलेंथ होता है उसको भी आप अगर याद ना रखें, फ्रिक्वेंसी याद रख लें, वेवलेंथ याद नहीं ज़्यादा आती, ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी आती है, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति बोले तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा कवर की गई दूरी, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है उसका जो है, तो जो आपका फ्रिक्वेंसी होता है वो लगभग 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। और जो ऑडिबल साउंड, ये ऑडिबल यानी कि जो मनुष्य लोग सुन पाते हैं अधिकतर, तो वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये आप ये ज़रूर याद रखना। और जो अल्ट्रासोनिक होता है उसके एग्जांपल आप याद रखना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो होती है साउंड वो अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो चमगादड़ होते हैं, बैट
और डॉल्फिन। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। और जो इंफ्रासाउंड सुन पाते हैं वो होते हैं आपके कैट और हाथी, ठीक है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा और हम बता दें तो ये आपका जैसे यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड की शॉक वेव डाली जाती है, जिसकी वजह से ये स्टोन यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये आपका जो मूत्र मार्ग होता है वहाँ से निकल जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड का यूज हम 2D इमेज निकालने में अगर हम करते हैं, ठीक है, किसकी, हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों स्टडी ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक अवतल लेंस के, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहा है कि इसके मुख्य फोकस पर एक बिंदु सॉरी एक बिंब रखा जाता है, यानी कोई वस्तु रखी जाती है कहाँ पे, फोकस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो परावर्तन और अपवर्तन के नियम, ठीक है, तो कैसे क्या अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अवतल लेंस है, तो लेंस में तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। और जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, उनमें परावर्तन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस कैसा कैसा होता है, किनारों पे मोटा, बीच में पतला, ठीक है, ऐसा। ये आपका हो गया अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ये ओ, और यहाँ पे एक हम मुख्य अक्ष ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं इधर से, ये चीज़। अब यहाँ से बोला जा रहा है, से यहाँ से जाएगा थोड़ा कलर, थोड़ा सा अपन लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब इसमें देखो बोला जा रहा है कि जो मुख्य फोकस पर एक बिंदु रखा जाता है, तो जो लेंस है उसमें जो ये F1, ठीक है, और यहाँ पे ये 2F1, ठीक है, और यहाँ पे आपका F2, और इधर आपका 2F2। ये चीज़ होती है ना, आप लोगों को पता होगा। अगर यहाँ पे मुख्य फोकस पर यानी कि वस्तु आपकी यहाँ पर कहीं पे F1 पर, ठीक है। और जब ये दोस्तों सीधी जाएगी, ठीक है, और अवतल लेंस से टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसी बाहर की तरफ फैल जाएगी, ठीक है। और ये जो है तो कहाँ से होकर जाएगी, अगर समांतर है ना तो ये अवतल लेंस में, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह। और इसको अगर और ऑप्टिकल लेंस से ऑप्टिकल केंद्र से अगर आप मिड से यहाँ पे ऐसे गुजारेंगे तो ऐसे चली जाएगी, यानी कि दोनों किरणों का जो कट पॉइंट बन रहा है, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, वास्तविक इमेज नहीं बन रही है, इमेजिनरी बन रही है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है, तो इसलिए इमेजिनरी तो वास्तविक तो होगा नहीं। और वास्तविक वाले पहले ऑप्शन कट कर देते हैं, तो आभासी और आवर्धित नहीं, आवर्धित यानी कि बड़ा इमेज आपका छोटा बन रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अवतल लेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अगर F1 पर रखते हैं, यानी कि फोकस पर अगर रखते हैं, ठीक है, देखो मतलब कि अगर इन्फिनिटी पर है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वस्तु है अवतल लेंस में, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो वो आपका इमेज जो बनेगा F1 पर बनेगा, नहीं फोकस पर बनेगा। और जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी पॉइंट साइज में बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो इमेज बनती है इसमें हमेशा वर्चुअल यानी कि आभासी, और इरेक्ट यानी कि उल्टी बनती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। वर्चुअल वर्चुअल यानी कि वास्तविक होता है, ठीक है, वर्चुअल, इमेजिनरी मतलब आभासी, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्चुअल माने हिंदी मतलब अगर मैं देखूँ तो वर्चुअल मीन्स आभासी ही होता है, वर्चुअल। थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा हूँ मैं, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल मीन्स आभासी ही होता था, आभासी, ठीक है, क्योंकि अभी पहले क्वेश्चन किया ही ना आपने, आभासी अत्यधिक छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें बोला जा रहा है कि अभिक्रिया जेड एन प्लस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट
जब रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं तो जिंक के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक के बारे में अपन आपको अगर बताएं तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है आपको बताना है, ठीक है। तो जिंक का अपचयित होना और जिंक का ऑक्सीकृत होना, ये सारी चीज़ बताना है। देखो तो जिंक यहाँ पर क्या है, सिंगल है, ठीक है। और जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट आ जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन, देखो जिंक के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन आ रहा है, नहीं कि इसका दोस्तों क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आपको बात करें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉपर बचा है और ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है इससे, ठीक है। बाकी सल्फर वल्फर से कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन भर देखते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाले संतुलित समीकरण को यहाँ पे बताना है कौन सा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि क्या होता है, जो आपका भारी जल होता है H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर इसका अपघटन कराते हैं तो यहाँ पे देखो एक तो H2O जल मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो जब संतुलित समीकरण कराते, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम संतुलित समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि दोनों पक्षों में जो आपके परमाणुओं की संख्या होगी वो समान होगी, ठीक है। और जो भी तत्व होगा उन उन तत्वों के परमाणु की संख्या समान होगी। तो इधर लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर आपकी देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। दो, एक इधर है, 2 इधर है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपन को क्या करना होगा कि हमें बैलेंस करना होगा। अगर आपसे बैलेंस से बनता नहीं तो समीकरण ऑप्शन से भी देख सकते हैं अपन लोग। इधर देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन इधर ही है। तो आपका यही सही हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि इधर 2 2 4 तो ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर लेकिन ऑक्सीजन 4 है। लेकिन यहाँ पे जो H2O2 का फार्मूला ही नहीं दिया है ना, तो ये तो गलत हो गया ना। और यहाँ पे जो है तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे 2 लगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत। और यहाँ पे आपका केवल 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर 2 ऑक्सीजन, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका, क्या बोला जा रहा है, जिंक के टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा जाता है। पहला है लेड नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट। और कौन से विलयन में जिंक धातु उसके विलयन से विस्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो मेटेलिक रिएक्टिविटी टेबल है उससे पूछा गया है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सी धातु किससे अधिक रिएक्टिविटी वो रखती है, यानी कि अभी अब ज़्यादा क्रियाशील कौन सी धातु है, ठीक है। तो उसके लिए टेबल अगर आप देखते हैं तो टेबल मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी टेबल दी गई है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी यानी कि उसकी जो क्रियाशीलता है वो घटती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस बैठ दिया है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये नीचे घटते क्रम में है नीचे की तरफ, और ऊपर अगर जाओगे नीचे से ऊपर तो वो आपका बढ़ते हुए क्रम में है रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन के पास क्या क्या चीज़ दी गई हैं, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट यानी कि लेड, ठीक है। तो पीबी की बात कर रहा है, ठीक है, एक पीबी हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा देखेंगे। सिल्वर, एजी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेड, सॉरी जिंक है, जिंक को अलग अलग यहाँ पे विलयन में रखा गया है। तो जिंक को अगर अपन देखते हैं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसी तरह से आप और एल्यूमिनियम की बात देखते हैं कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड, ठीक है। क्या हो गया, जिंक, आयरन और लेड, पीबी, ठीक है। उसके बाद आपका सिल्वर वगैरह होता है, सिल्वर, ठीक है। मतलब उसके बाद नीचे ही आएगा सबसे सिल्वर। सिल्वर के बाद गोल्ड भी आता है, प्लेटिनम आता है,
तो जो जो हमें चाहिए वो तो आ गया ना। तो जो अब आप जिंक के जो ऊपर होगा ना, तो जिंक उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो अपना नेगेटिव वाला पार्ट है उसको छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंक के ऊपर आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को तो भूल जाइए, इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा जिंक। और सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर देगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है, वो आसानी से जिंक इसको विस्थापित करके आपका जिंक नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है। और लेड नाइट्रेट की बात करें तो ये आपका ये भी जिंक से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो किसको किसको विस्थापित कर देगा ये, तो एल्यूमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पे विस्थापित नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट को नहीं विस्थापित कर पाएगा, लेड नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टेबल को आपको याद करना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यदि एक पदार्थ अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है, ठीक है। और यदि एक पदार्थ अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। अपचयित उपचयित, तो एक होता है, देखो हिंदी में अगर बात करें उपचयित क्या होता है, उपचयित, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक होता है अपचयित, क्या होता है अपचयित, इंग्लिश में बात करें तो रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई भी पदार्थ अपक्रिया के दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन खो दे रहा है, तो अगर ऑक्सीजन खो देता है तो उसका अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला तो कथन सही है। उसके बाद यदि एक पदार्थ अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयन कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन प्राप्त करना कर रहा है ना फ्रेंड, तो वो उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को त्यागता है तो वो उसका अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन को अगर प्राप्त करता है तो उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन में दोस्तों क्या होता है हम बता देते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो अपचयन हो, सॉरी ऑक्सीजन घटता है तो आपका अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान देना। और जो, सॉरी ये उल्ट इसके लिए मैंने बोल दिया, और जो उपचयित हो रहा है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोनों कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए बोला गया है, तो जो कोई भी अगर समीकरण आपका संतुलित होता है तो उसमें क्या होता है जो कि सत्य है इसमें से, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे अणुओं अणुओं का कुल द्रव्यमान दोनों ओर असमान होता है, तो गलत है ना, असमान कहाँ से, ठीक है। दोनों ओर अणुओं की कुल संख्या समान होती है, ये भी गलत है। अणुओं की कुल संख्या समान नहीं होती, एटम्स की होती है, ठीक है। क्योंकि अणु तो यहाँ पे विस्थापित हो जाते हैं ना इधर उधर, तो अणु तो सेम थोड़ी बना रहेगा रिएक्शन में दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मोलों की संख्या समान होती है, ये भी आपका गलत है। मोल की संख्या समान जरूरी नहीं है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों ओर समान होती है, अभी मैंने इसके जस्ट पहले बताया था ना, कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताया था ना अभी, कि जो भी आपका रिएक्शन के बाद बनता है और दोनों तरफ, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होती है, ठीक है। यही तो बोला गया है, प्रत्येक तत्व चाहे हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ जो भी तत्व होंगे उनको देखेंगे, उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अपक्रिया में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया है, और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है। तो सोडियम सल्फेट अगर बात करते हैं तो NaSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड BaCO Cl2, ठीक है। और अगर इधर अपक्रिया करते हैं तो ये देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे अगर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो एक तरफ तो NaCl नमक बन जाएगा और दूसरी तरफ बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ बन जाएगी। तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अब क्रिया है, क्योंकि आपस में दो विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, दो जगह यहाँ पे विस्थापित हो रही है। यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। विकास का पहला मौलिक कारक है, तो विकास यानी कि डेवलपमेंट का पहला मौलिक कारक क्या है, तो ये दोस्तों आनुवांशिकता से, हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो विकास दोस्तों अगर किसी भी पीढ़ी को, किसी भी जीव को करना है, तो उसमें जो आपका डीएनए हो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी वो जाके आगे सर्वाइव कर सकता है कोई भी जीव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई पेंडेमिक आ गया, ठीक है, अगर सभी का डीएनए स्ट्रक्चर सभी लगभग सेम होगा ना, तो जो इफेक्ट होगा तो वो पूरी जनरेशन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डीएनए में चेंज है तो कोई बच जाएगा, कोई मर जाएगा। तो इस तरह से अगर विकास चाहिए होगा ना, तो आनुवांशिक विविधता ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी भी जीव का विकास चाहिए है, तो उसके लिए आनुवांशिक विविधता ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई भी पेंडेमिक आएगा तो किसी न किसी के बचने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना कि विकास का जो पहला मौलिक कारक है वो आनुवांशिक विविधता है। ठीक है, यानी कि हेरेडिटी, विविधता। ठीक है, ये याद ध्यान देना, डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10वां, मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया। ठीक है ना, कि कुछ अनुकूल कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मटर का चयन किया उनने, जो हेरेडिटी की खोज की थी। ठीक है, आनुवंशिकता की। और निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन कारण नहीं था। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से उन्हें, इस कारण की वजह से चयन नहीं किया था। तो उन्हें स्वपरागण और संकरण दोनों किया जा सकता है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन दोनों कराया जा सकता है मटर में। तो ये तो कारण था इसको लेने के लिए। ठीक है, और जो दूसरा है, वे कई संतान उत्पन्न करते थे, तो ये भी कारण था, क्यों कई संतान उत्पन्न करते थे। कोई पीली पीली पीला फूल रखता है, कोई नीला फूल रखता है, सॉरी कोई वाइट फूल, कोई नीला फूल, कोई जिसका उसका जो बीज होता है वो खुरदरा रखता है, कोई चिकना रखता है, कोई पीला रखता है, कोई हरा रखता है। तो इस तरह से आपको पता होगा। ठीक है, और उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षण थे, ये भी कारण था। ठीक है, आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षण थे, तभी तो मटर के यूज़ किया ना। उनकी पीढ़ी का काल लंबा था, ये थोड़ी, उनकी पीढ़ी का काल लंबा नहीं था, छोटा था, छोटा था उनका पीढ़ी का लंबा काल। ठीक है, लंबा काल नहीं था, छोटा था। लंबा होता तो वो एक ही अपने समय में कैसे वो कर पाते। ठीक है, अपने लाइफ में तो उनको तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए वो कर ही नहीं पाते उसका पूरा प्रयोग। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि कारण नहीं पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के अपर्चर, ठीक है, लेंस के अपर्चर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो द्वारक होता है, क्या द्वारक, द्वारक क्या होता है। जैसे मैंने ले लिया एक अवतल लेंस के बारे में जैसे बात कर लेते हैं, ये अवतल लेंस ले लिया, तो जिसका एक कर्व होता है ना, तो ये कर्व का जो ये व्यास होता है, डायमीटर, ये व्यास, ठीक है, यही इसका अपर्चर कहलाता है। ठीक है, द्वारक कहलाता है। अपर्चर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करना है। तो जो भी दोस्तों पतले लेंस होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपर्चर होता है वो क्या होता है, अपर्चर वक्रता त्रिज्या से बहुत बड़ा होता है, ये गलत है, ये स्वतंत्र नहीं होता। अपर्चर वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ये सही है इसका। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गोलीय लेंस की जो वक्रताकार रूपरेखा का प्रभावी जो डायामीटर होता है वही अपर्चर कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर देखें, जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, पतले लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, अपन लोगों को ध्यान रखना है कि जो अपर्चर होता है, ठीक है, अपर्चर वक्रता होता है, तो वो त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, वही पतले लेंस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक माली मटर लगाना चाहता है, तो कोई माली है मटर लगाना चाहता है,
जो बौनी किस्म का होना चाहिए, तो मटर कैसा होना चाहिए? बौनी किस्म का होना चाहिए। हमारी द्वारा मूल पौधे के बीज के रूप में चयन करना है, यानी कि कैसे बीज लगाए वो, ताकि बौनी किस्म का पौधा हो जाए। ठीक है, बौनी किस्म का। तो बौनी किस्म का अगर पौधा पाना है तो उसके एलील्स जो होंगे, ठीक है, तो वो कैसे होना चाहिए? टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तभी तो छोटे होंगे। अगर वो कैपिटल टी रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तब भी बड़ा होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी होगा प्रभावी होता है, प्रभावी ये गुण होता है। ठीक है, इसलिए दोनों छोटे ही चाहिए बीज। ठीक है, जो दोनों एलील होंगे छोटे ही चाहिए। तो सभी बीज लंबी किस्म के होने चाहिए, तो गलत हो गया। किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग, अरे ऐसा थोड़ी होता है, सभी बीज बौनी किस्म के होंगे। ठीक है, तो सभी बीज अगर बौनी किस्म के होंगे तभी बौनी किस्म का आपका यहाँ पे मटर का पौधा तैयार हो पाएगा। ठीक है, सभी बीज मिश्रित ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में है कि खतरे के संकेत आमतौर पर लाल रंग का, ठीक है, तो जो डेंजर जो साइन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो कोई भी लाल रंग है, जैसे लाल रंग है, तो इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो वेवलेंथ ये एक साइकिल पूरा करने में जो तय तय की गई दूरी, वही वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ है, तो यहाँ से लेकर साइकिल यहाँ तक पूरी हो जाएगी, तो ये इसकी वेवलेंथ कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये वेवलेंथ लेमडा कहलाएगा। तो जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का वेवलेंथ। इसकी वजह से अगर बीच में कोई भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल इसमें पड़ रहे हैं तो ये आसानी से इसको कवर कर सकता है, यानी कि नाक सकता है, इसमें टकराए बिना। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई पार्टिकल है, वेवलेंथ अगर उसका कम है, तो ऐसे ऐसे जाके यहीं पे कहीं पे टकरा जाएगा, तो प्रकाश यहाँ पे बिखर जाएगा। ठीक है, तो आगे ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा प्रकाश। ठीक है, तो प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो लाल रंग, जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, तथा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मैंने अभी बताया ना, वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे साधारण वो पार्टिकल से टकराएगा नहीं, तो इसका प्रकीर्णन भी, स्कैटरिंग कम होगा, और जिससे यह दूरी तक दिखाई देता है। बिल्कुल यही आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा, मैं थोड़ा अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइएगा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन है, चार धातुओं ए बी सी और डी के नमूने लिए गए, चार धातुएं हैं और ए बी सी डी ई। ठीक है, उनके नमूने लिए गए, अलग अलग कर एक एक बिलियन में मिलाया जाता है, यानी कि अलग अलग 1 बिलियन में मिलाए गए, प्राप्त परिणाम इस प्रकार सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि सबसे अधिक अपक्रियशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अपक्रियशील धातु वो होगी दोस्तों जो सभी को विस्थापित कर पा रही होगी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी वही सबसे ज़्यादा अपक्रियशील होगी, और सबसे ज़्यादा अपक्रियशील होने के लिए वो क्या होगी कि वो सभी को विस्थापित कर पा रही हो। ठीक है, सभी धातुओं के विलयन को वो विस्थापित कर पा रही हो। ठीक है, सभी धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर पा रही हो। तो जहाँ पे पहला है, हाँ, ए अपने विलयन से बी को विस्थापित करता है, तो ए यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर ए बी को विस्थापित कर रहा है, यानी कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, और बी अपने विलयन से डी को विस्थापित कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पे बी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? डी से। सी अपने विलयन से डी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो सी अपने विलयन से किसको? डी को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि सी से सी अपने विलयन से किसको? डी को विस्थापित कर दे रहा है। तो अब अपन को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो जो सी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? डी से। ठीक है, और उसके बाद है डी अपने विलयन से ए को विस्थापित कर दे रहा है, तो डी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्रियशील धातु के बारे में बात करते हैं, तो डी तो आपका यहाँ पे ये रहा। ठीक, डी आपका यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, और डी के बाद सी। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन लोगों ने? अपन लोगों को एक एक करके बनाना पड़ेगा, हम रीजनिंग के तौर पर ले गए हैं, रीजनिंग के रूप में नहीं जाएगा वो। ठीक है, रीजनिंग के रूप में नहीं जाएगा, अपन को एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बोला गया है
कि बी अपने विलयन से डी को प्रस्तावित कर रहा है, यानी कि बी जो है डी से ज़्यादा रिएक्टिव है, और सी डी को यहाँ पे कर देगा। ठीक है, उसके बाद है कि डी अपने विलयन से ए को प्रस्तावित कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो, अगर यहाँ पे ए तो आएगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि ए से ज़्यादा तो वही है डी। अब बी के बारे में देखते हैं, तो बी भी नहीं आएगा क्योंकि ए है ज़्यादा। ठीक है, बी से ज़्यादा रिएक्टिव ए है। तो उसके बाद अगर अपन सी को देखते हैं, तो सी डी से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, अब बी आएगा भी नहीं, तो सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु सी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब भी की आपको बताना है दूरी कितनी होगी। तो उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, और उत्तल दर्पण अगर अपन लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी दी गई है आपकी, वो आपकी दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो एफ की वैल्यू दी गई है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, और के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, यानी कि यू आपका दिया गया है, और जो भी आपकी वस्तु की दूरी लेते हैं लेंस से या फिर मिरर से, हमेशा नेगेटिव में ही लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। और प्रतिबिंब, क्योंकि जो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाएगी, और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार जो लेंस या मिरर से लेफ्ट साइड की दूरी हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, राइट साइड की दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और आप कहेंगे कि फोकस जो बिंदु होता है तो वो भी तो लेफ्ट साइड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि फोकस पर आपको यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। फोकस आपको मिरर पर और लेंस पर डिपेंड करता है। अगर अवतल लेंस और अवतल मिरर है तो फोकस लेंथ आपकी नेगेटिव होगी, और अगर ले, आपका उत्तल लेंस या फिर उत्तल मिरर है तो वहाँ पे आपका फोकस लेंस धनात्मक होकर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रख दीजिए, और 1/v वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे -1/12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 1/8 प्लस 1/12 बराबर 1/v, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या ले सकते हैं हम, 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 नहीं सॉरी, 48 लेना चाहिए हमें, 48। ठीक है, 8 छंग 48, 12 चौक 48, यानी कि 4.8 वो भी पॉजिटिव का आने वाला है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केवल इसमें फार्मूला पता होना चाहिए, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार कौन प्लस माइनस लेते हैं ये पता होना चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय की क्या भूमिका है। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या है कि अंडाशय जो ओवेरी होता है उसकी क्या भूमिका है। तो ओवेरी की भूमिका सबसे पहले हम डायग्राम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फूल के जो पार्ट होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो जो फीमेल पार्ट होता है वो पिस्टिल पूरे के बोलते हैं, पूरे को सभी को मिलाकर। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, और ये आपका आपका स्टाइल। ठीक है, और ये हो गया आपका ओवेरी। ठीक है, जो ये आपका घड़ा टाइप में, मटका टाइप में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका ओवेरी है, और ये आपका क्या है, स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर पिस्टिल बोलते हैं। और स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, एक आपका पुरुष जनन अंग होता है फ्लावर में। इसमें आपका एंथर हो गया। ठीक है, जिसमें परागकण होते हैं, और फिलामेंट ये चीज़ होता है जो इसको सहारा देता है। ठीक है, पकड़ के रखता है एंथर को। तो यहाँ पे जो परागकण होते हैं एंथर में, वो क्या होते हैं कि कोई भी कीट हवा पानी के द्वारा जाके यहाँ पे स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। ठीक है, जो परागकण होते हैं, अब वो फिर जाते हैं स्टाइल के द्वारा, फिर यहाँ पे जो ओवेरी होता है उसमें आपका एक ओव्यूल भी यहाँ पे होता है जो अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पे अंडा बनते हैं। ठीक है, एग बनते हैं फ्लावर में, और यहाँ से जो पॉलन ग्रेन आता है परागकण, वो यहाँ से मिक्स होके इनका फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। तो यहाँ पे किसकी भूमिका पूछी गई थी, अंडाशय की। तो यहाँ पे पराग का उत्पादन करना, पराग का उत्पादन तो ये एंथर करता है ना, पराग कणों को पोषक तत्व प्रदान करना ये भी नहीं, अंड कोशिकाओं का उत्पादन करना ये बिल्कुल सही है, नर युग्मकों का भंडारण करना ये भी गलत है। ठीक है, तो अंड कोशिकाएं जो होती हैं वो अंडाशय से आपकी निकलती हैं। ठीक है, किससे, ओवेरी से। क्लियर है ना।
यही दोस्तों अगर बात करें तो ओवेरी जो होता है यही आपका बाद में जो पक कर जो ये फूल से फ्लावर जो फल बनता है, ठीक है। तो ओवेरी ही पककर आपका बाद में क्या बना लेता है, फल बना लेता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और जो ओव्यूल होता है, इसमें अंडाशय होता है ओवेरी के अंदर, वो पक यहाँ पे फल में बीज का रूप ले लेता है, ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। कौन से गुण नहीं है? वे सतत बंद लूप बनाते हैं, वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से राइट है, क्योंकि जो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं ऐसे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाती हैं। और यही बात करें अंदर, तो अंदर ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ जाएंगी, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगी, फिर ऐसे घूमने लगी, ठीक है। तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, वे कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये भी सही है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। वे सतत बंद लूप बनाती हैं, ये भी आपका सही है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। प्रतिकर्षित नहीं करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। और वे सतत बंद लूप बनाती हैं, ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना लूप बन रहा है, ये लूप बन नहीं रहा, मैंने अभी बताया आपको, ये लूप बन रहा है, देखो, ठीक है ना, ऐसे ये रहा, जैसे देखो लूप बन रहा है, यहाँ से देखो ये ऐसे लूप बन रहा है ना, बंद लूप बन रहा है ना, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब भी दोस्तों रजिस्टेंस को, प्रतिरोधों को अपन आप सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में बोले तो एक एक प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध के सिरों को जोड़ देना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे R1 है, R2 है, ये R3 है। तो इनका अगर नेट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह Rn तक ले जाना, जहाँ जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सभी को सिंपल जोड़ देना है। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग फल के बराबर हो जाएगा, तो यही आपका राइट हो जाएगा। और ये नहीं होगा, अधिक हो जाएगा, गुणनफल के बराबर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगर समांतर में जोड़े होते हैं तो उल्टा करके आप जोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट, ठीक है, जनरेटर से जुड़ा है, धारा यहाँ पे 0.50 एम्पियर, पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति को बताना है कि पावर बताना है। तो P बराबर पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा, ठीक है। हमको यहाँ पे इसको अगर चेंज भी कर सकते थे, क्योंकि I बराबर V/R होता है, अगर रेजिस्टेंस वगैरह भी दिया होता है तो हम चेंज कर सकते थे, लेकिन हमें वोल्ट और धारा का मान दिया ही गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से 220 यहाँ पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई 0.50 रख देते हैं, तो यहाँ से 110 आपका वाट आ जाएगा, पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, ठीक है। तो 110 वाट आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की बहुमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? तो कार्बन की बहुमुखी प्रकृति का कारण नहीं है, तो पहला है कि कार्बन संयोजन प्रदर्शित करता है, तो ये बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन आसानी से कॉम्बिनेशन संयोजन कर लेता है, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कार्बन स्वयं के साथ आयनिक बंध बना सकता है, तो आयनिक बॉन्ड तो थोड़ी बनाता है, संयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सहसंयोजक बंध। कार्बन में चतुस्संयोजकता होती है, बिल्कुल सही है, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4, यानी कि लास्ट कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन रख जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसकी संयोजकता 4 ही होती है। कार्बन एकल द्वि तृतीय बंध बना लेता है आसानी से, ठीक है, तो इसलिए भी ये उसका बहुमुखी प्रकृति का कारण है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, आयनिक बॉन्ड नहीं कार्बन कभी बनाता है, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स वगैरह बनाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोनल गर्भनिरोधक, हार्मोनल गर्भनिरोधक कैसे रोकते हैं, ठीक है। तो जो हार्मोनल गर्भनिरोधक गर्भावस्था यानी कि आपका जो बच्चा होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है,
स्पर्म और ओव्यूल के बीच में, ठीक है, अंडाशय के बीच में, सॉरी अंडा के बीच में, एग के बीच में। तो यहाँ पे जो हार्मोनल गर्भनिरोधक जो होता है वो हार्मोन्स को डिसबैलेंस करके जो अंडे के स्त्राव, जो अंडा का स्त्रावण होता है फीमेल में, उसको रोक देता है, ठीक है, और जिससे हार्मोनल संतुलन बदल जाता है और अंडे का स्त्राव रुक जाता है, ठीक है ना। और जो एक भौतिक अवरोधक, जैसे इसमें अपन कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करते हैं, कॉन्डोम्स, ठीक है, कॉन्डोम वगैरह इसमें आता है। फैलोपियन ट्यूब एक होता है, कॉपर टी, ठीक है, ऐसा एक ट्यूब होता है, ठीक है, उसमें यूटेरस में डाला जाता है, ठीक है, ग्रीवा के मार्ग से। तो वहाँ पे आपका ये भी अपना एक केमिकल वाला होता है, ठीक है, केमिकल केमिकल अवरोधक, ठीक है, गर्भनिरोधक। और शुक्राणु उत्पादन में वृद्धि करना, ये तो हो गई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, और आप लोगों को पता होगी जो हमारी बॉडी होती है तो वो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और हमारे जो अंग होते हैं बॉडी में, और तरह तरह के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए उनको अलग अलग टिश्यू की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि अगर सेम टिश्यू अगर सभी अंग बना देगा तो अलग अलग कार्य कैसे कर पाएंगे। कोई किसी के काम है, कोई कोई काम कर रहा है अलग काम, ठीक है, सभी का काम अलग अलग है। तो यहाँ पे उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और सही जोड़ी आपको एक तरह से बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनको डायग्राम को पहचानना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है आपका, ये क्या है, सरल स्क्वायमस, ठीक है, यानी कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, तो सिंपल स्क्वायमस है, ठीक है। ये आपका कोलुमनर स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, शॉर्ट रूप लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये आपका है, ये कोलुमनर, ठीक है, ये कोलुमनर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूब की तरह में। और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड यानी कि परत की परत। ये हमें ज़रूरत कहाँ होती है, स्किन में ज़रूरत होती है, स्किन में। स्किन में क्यों होती है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत चोट जल वल भी गए, चोट वोट लग गई, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे ऊपर की लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके नीचे की जो लेयर होगी वो बची रह जाएगी, ठीक है, तो आपका लॉस होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटिफाइड यानी कि परत पे के ऊपर परत यहाँ पे बनी है ना, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू इसको बोलते हैं। और जो ये आपका कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक जो है, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, सिलिया में। और सिलिया कहाँ पे पाया जाता है, सिलिया 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 कहाँ पे पाया जाता है, श्वास नली में, ठीक है, श्वास नली यानी कि श्वसन तंत्र में जो बलगम जो होता है उसका उत्पादन और उसका आगे पीछे करना वो करता है सिलिया। और यहाँ पे कुबोइडल जो होता है वो लार ग्रंथि वाला होता है, ठीक है। और जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल होता है वो आपका किसका होता है, वो आपका रक्त वाहिकाओं की परत होती है, क्यों, ठीक है, सिंपल चाहिए होता है इसके लिए, ताकि ये यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो और रक्त आसानी से प्रवाहित हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है ए का हो जाएगा आपका 3, और 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़रूर आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ये देखो दिया गया है। ये सिंपल स्क्वायमस होता है जो स्किन वगैरह में चाहिए होता है, स्किन वगैरह में। और सिंपल क्यूबॉइडल ये आपका लार ग्रंथि वगैरह में चाहिए होता है, ठीक है। और ग्लैंड्स वगैरह होती हैं उनके लिए ज़्यादातर ये ज़रूरी होता है। सिंपल स्क्वायमस और सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर ये सिलिया वगैरह में चाहिए है। और स्ट्रैटिफाइड ये स्किन के लिए, सॉरी ये सिंपल स्क्वायमस जो होता है वो श्वास नली वगैरह के लिए चाहिए, श्वास नली, ठीक है। और ये आपके स्किन के लिए चाहिए होता है क्योंकि परत दर परत बनी है, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, क्यूबॉइडल, ये आपका ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 ml NaOH और 10 ml HNO3 द्वारा उदासीन किया जाता है, यानी कि 20 ml अगर आप NaOH ले रहे हैं और तो आप 10 ml HNO3 लेकर उसको उदासीन कर सकते हो। उदासीनीकरण रिएक्शन क्या कहलाती है, जब हम अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाती है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो उदासीनीकरण का अनुपात जो बनेगा, तो रेशियो ऑफ उदासीनीकरण का जो रेशियो बनेगा, ठीक है, रेशियो क्या बन रहा है वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो वो वहाँ पे
20/10 का बन रहा है, यानी कि 2:1 चाहिए। ठीक है, तो 2:1 इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास हमें निकालना है NaOH। NaOH का रेशियो हमने 2 पर लिया था, तो यहाँ पे NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आपका HNO3 15 ml है, तो NaOH जो आ जाएगा वो आपका 30 ml आ जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप उदासीनीकरण अनुपात निकाल कर आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित आहार का उदाहरण है? तो संतुलित आहार तो कोल्ड ड्रिंक तो वगैरह होगा नहीं, चिप्स वगैरह। कोल्ड ड्रिंक देखो, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल आसान है। बाकी रोटी दाल सब्जी, यही आपका संतुलित आहार है। ठीक है, दाल से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, इसमें मिनरल्स विटामिन वगैरह, रोटी में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। जटिल रासायनिक संरचना वाले ऐसे जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि आपका सेक्सुअल आपका क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनकी जनन कोशिकाओं कौन सी विशिष्टता पाई जाती हैं? जटिल शरीर वाले संरचना वाले, जटिल जैसे ह्यूमन ही आप ले लीजिए, जटिल संरचना वाले हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन इनके बीच में जो होता है, कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं होती हैं, जो फीमेल में होता है, फीमेल में वो होता है, एग होता है, और जो मेल में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है वो स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है आपका ऐसा होता है कुछ। ठीक है, एग होता है आपका ऐसा बड़ा सा। तो यहाँ पे जो नर जनन कोशिकाएं खाद्य भंडारण वाली होती हैं, छोटी होती हैं, गलत है। नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील होती है, तो यहाँ तक तो ये सही है। तो जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है और गतिशील भी होता है, गति करके, तभी तो फेलोपियन ट्यूब से जो आता है आपका एग, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराता है एग को। और मादा खाद्य भंडारण के साथ बड़ी होती है, तो यही आपका 100% राइट है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये स्पर्म हो गया, ये आपका एग हो गया। जो भी स्पर्म पहले फर्टिलाइजेशन कर देगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्षमता ज़्यादा होगी, भेदन क्षमता, वही उसका लिंग निर्धारण करेगा। ठीक है, बच्चे का, भ्रूण का। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, अगर आप इतना सारा कुछ करके जाते हैं ना, तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, लगभग हम लोग अगर इसी तरह 25 क्वेश्चन हम अगर करते हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग हम 50 से 60 अपन क्लासें ले लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, लगभग 1250 क्वेश्चन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं ला रहा हूँ कि बच्चों बताओ कि हाइड्रोजन जो होता है कि जल का फार्मूला क्या होता है, बता दो, क्योंकि ये सारी सभी चीज़ों को पता है, सभी को लोगों को पता है। इससे मेरिट डिसाइड नहीं होगी आपकी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो आना चाहिए जो किसी से लगभग बन नहीं रहा है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन लाजवाब हैं, तभी आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन तो सब करके आएंगे भाई साहब। क्वेश्चन सारे अगर करना है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छे से रखेंगे, तभी लोग अपन सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जिसको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।